सिर्फ 13 दिन। सोचिए, बस 13 दिन चली एक जंग ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम यही समझने वाले हैं परत दर परत कि आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध एक बिल्कुल नए देश बांग्लादेश के जन्म की वजह बन गया। ये आवाज है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। 3 दिसंबर 1971 को रेडियो पर गूंज रही थी। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर एक साथ अचानक हमला कर दिया था और बस इसी के साथ 1971 के भारत पाक युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। और इस जंग का जो नतीजा निकला वो बेहद नाटकीय था। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया, बांग्लादेश। लेकिन सवाल तो यही है ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई ने एक बिल्कुल नए देश को जन्म कैसे दे दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1947 में जब बंटवारा हुआ था। तो चलिए इस कहानी की जड़ को समझते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ जमीन या भूगोल का नहीं था। ये लड़ाई थी संस्कृति की, पहचान की और स्वाभिमान की। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब देश था। मतलब इसके दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में था 1500 किलोमीटर का भारत। सोचिए, एक ही देश के दो टुकड़े और बीच में एक दूसरा देश। और मजे की बात देखिए, सत्ता की सारी चाबी थी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी, लगभग 56%, पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी। और ये लोग कौन थे? ये मुख्य रूप से बंगाली थे। अब भूगोल और आबादी का ये जो अजीब सा कॉम्बिनेशन था ना, इसी ने 3 बड़ी शिकायतों को जन्म दिया और यहीं से धीरे धीरे अलगाव के बीच पड़ने शुरू हो गए। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंगारी थी भाषा। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक ही राजभाषा होगी और वो होगी उर्दू। अब जरा सोचिए, ये उस देश की 56% आबादी के लिए एक सीधी चोट थी, जिनकी मां बोली बांग्ला थी। दूसरा कारण था जबरदस्त आर्थिक शोषण। मतलब पूर्वी पाकिस्तान की जो जूट इंडस्ट्री थी वो देश के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन उस पैसे से विकास हो रहा था पश्चिमी पाकिस्तान का। कराची और इस्लामाबाद जैसे शहर बसाए जा रहे थे और पूर्वी हिस्सों को क्या मिलता था? पूरे नेशनल बजट का सिर्फ 25%। यही हाल सेना और सरकारी नौकरियों का था। भेदभाव बिल्कुल साफ था। और तीसरी और बहुत बड़ी वजह थी राजनीतिक नाइंसाफी। देश की सारी पॉलिटिकल पावर पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के हाथों में थी। अब आबादी में ज्यादा होने के बावजूद बंगालियों को हमेशा ये लगता था कि उन पर हजारों किलोमीटर दूर से हुकूमत की जा रही है और उनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो भाषा, पैसा और राजनीति, इन तीनों का तनाव कई सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये एक बारूद के ढेर जैसा था जिससे बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी लगी 1970 के आम चुनाव में। हुआ ये कि पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में 313 में से 167 सीटें जीत लीं। मतलब क्लीन मेजॉरिटी। अब लोकतंत्र तो यही कहता है कि सत्ता एक बंगाली नेता के हाथ में जानी चाहिए थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि कोई बंगाली पार्टी उन पर राज करे। सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने चुनाव के नतीजे ही रद्द कर दिए। इसके जवाब में शेख मुजीबुर ने आज़ादी का नारा बुलंद किया और फिर पाकिस्तानी सेना ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 25 मार्च 1971 की वो काली रात, पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। ये अपने ही लोगों के खिलाफ एक सोचा समझा नरसंहार था। ढाका की सड़कों पर टैंक उतार दिए गए और हजारों बेगुनाह निहत्थे लोगों को, छात्रों को, बुद्धिजीवियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस भयानक क्रूरता से अपनी जान बचाने के लिए क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ लोग, जी हां, 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए, शरणार्थी बनकर। ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक था। और अब भारत के लिए इस मामले से आंखें मूंद लेना नामुमकिन हो चुका था। तो अब युद्ध होना तय था। ये मामला अब सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रह गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। और जैसा हमने बिल्कुल शुरू में सुना था, 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया और जंग का बिगुल बजा दिया। शायद उन्हें लगा कि वो इस हमले से भारत को डरा देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल साबित हुई। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, दो तरफा।
पश्चिमी बॉर्डर पर तो पाकिस्तानी हमलों को रोकना था, अपनी जमीन बचानी थी, लेकिन असली एक्शन था पूर्वी मोर्चे पर। वहां बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों यानी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर एक जबरदस्त और तेज हमला करना था। तो हुआ ये कि मुक्ति बाहिनी ने अंदर से पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी और भारतीय सेना ने बाहर से उन्हें घेर लिया। भारतीय सेना की रफ्तार और मुक्ति बाहिनी के जबरदस्त लोकल सपोर्ट के आगे पाकिस्तानी फौज ज्यादा देर टिकी नहीं पाई। बहुत जल्द ढाका के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिक चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुके थे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 16 दिसंबर 1971। इसी दिन पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए, बिना किसी शर्त के। सिर्फ 13 दिनों में ये जंग खत्म हो चुकी थी। और ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं था। एक साथ 93,000 सैनिकों का हथियार डालना, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, सबसे बड़ा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ धर्म का धागा एक ऐसे देश को जोड़कर रख सकता है जिसकी भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो और जमीन भी हजारों किलोमीटर दूर हो? शायद नहीं। बांग्लादेश का जन्म हमें राष्ट्र और